ठीक है सब लोग, हमारा टॉपिक है आज का बच्चों फ्लक्स। तो मैंने बोला था फ्लक्स जो है दो ड्यू टू चार्ज, यही ना, ड्यू टू चार्ज और दूसरा है ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू फील्ड। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज एंड फ्लक्स ड्यू टू फील्ड, ये दो चीज है। ड्यू टू चार्ज मैंने क्या बोला था, कोई बताएगा? चार्ज के कारण क्लोज सरफेस के लिए पूछे या ओपन सरफेस के लिए पूछे, और ड्यू टू फील्ड में कांस्टेंट फील्ड या वेरिएबल फील्ड। वेरिएबल फील्ड में भी दो, कौन कौन सा? कुछ बताया तो मैंने, कौन बोलेगा? फंक्शन ऑफ एक्स या ई एक्स, फंक्शन ऑफ वाई या जेड, यही ना हो जाए। तो कैसे करते, ये सारा खेल है। फिर इस क्लोज सरफेस में क्या पढ़ा था मैंने? चार्ज आउटसाइड ऑफ द सरफेस, यही ना, चार्ज कहां हो जाए? आउटसाइड या चार्ज इनसाइड, या जो भी हो, हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं सब। ओपन सरफेस में तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यू टू चार्ज, अगर किसी चार्ज के कारण किसी भी सरफेस पे कितना फ्लक्स जा रहा है अगर देखें तो वो हम डिराइव कर चुके हैं, कितना? के क्यू इंटू सॉल्ट एंगल कर चुके हैं ना, ये हम कर चुके हैं। फिर से कर दूं या याद है? क्या कर लिया था? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर रखी थी। डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया था? सॉलिड एंगल, है ना, बाकी के क्यू कांस्टेंट आ गया था। याद है ना? तो कोई याद है नहीं है? तो बच्चों अगर Q कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी क्लोज है, ये क्लोज है, और चार्ज तुम बाहर रख रहे हो, तो बाहर के चार्ज के कारण, ये बाहर के चार्ज के कारण जो भी फ्लक्स होगा वो Q इंटू सॉरी, जो भी फ्लक्स होगा Q इंटू सॉलिड एंगल होगा ना। जो भी फ्लक्स होगा वो के क्यू इंटू सॉलिड एंगल होगा, लेकिन बाहर किसी पॉइंट पे किसी भी क्लोज सरफेस के कारण सॉलिड एंगल कितना होता है? 0, इसलिए फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा? 0। ये विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स है। हम इसी चीज को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। ये अभी विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स है, ठीक है? अच्छा, इनसाइड अगर है, कभी भी किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज, तब जो फ्लक्स बन जाएगा, फ्लक्स, वो फ्लक्स का साइन है ये के क्यू इंटू 4 हमेशा यही होगा ना, के क्यू इंटू 4 हमेशा यही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? तो सही, तो नॉट डिस्टर्ब लगाया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को?
ओपन सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो भी ये डिफिनेशन तो वही है। क्या वापस आ जा रहा है क्या? ओपन सरफेस के लिए बात करेंगे तो भी यही है ना, क्या है, फ्लक्स विल बी इक्वल टू के क्यू इनटू सॉलिड एंगल, जो भी सॉलिड एंगल हो अपना। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये सबको रटा हुआ है ना ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी है? 11। सबको याद है? सबसे टफ कौन सा लगा तुम्हें? इसमें सबसे टफ जो लगा हो? जो लगा हो सबसे टफ हो सकती है, कौन सी? वो टफ का है, वो तो बहुत आसान है। कंडक्टर वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन सबसे टफ थोड़ी है। सबसे टफ तो कौन सी है? टफ मतलब जो तुम्हें लग रहा हो कि पता नहीं क्या है। मतलब फ्लक्स वाला है, मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा वाला? नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर एरो देखना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एरो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। नहीं वो दिक्कत नहीं है, वो केवल तभी तक दिक्कत है जब तक तुमने उसको एक बार ठीक से सोचा नहीं। एरो ही फोर्स की डायरेक्शन बताता है, डेंसिटी फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताती। डेंसिटी बताती है कि फोर्स कितना लग रहा है। डेंसिटी क्या बताती है? फोर्स कितना लग रहा है, और एरो बताता है कि फोर्स कितना लग रहा है, बस। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी पास पास है, अगर उस डेंसिटी में जो पास पास है वहां पे एरो लगा है और यहाँ पे भी एरो लगा है, यहाँ पे पूछे कि किधर एरो की डायरेक्शन, लेकिन ये पूछे कि कितना, तो डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, वहां पे कम लगेगा उधर ही एरो की तरफ। लेकिन डेंसिटी जहाँ ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां ज्यादा लगेगा, जहाँ पे कम वहां पे कम लगेगा, बस ये। डेंसिटी एक तरह से अमाउंट ऑफ फोर्स बताती है, एरो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, लेकिन डेंसिटी वैल्यू ऑफ फोर्स बताता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं है, अगर वो है तो दूर करो अभी। मुझे लगता है एक प्रॉब्लम हो सकती है जो वो डेल क्रॉस ई इज 0 यानी कंजर्वेटिव, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, जो अभी हम इसमें डिराइव करेंगे, साइन थीटा बाई 2 प्रोपोर्शनल टू 1/q, वो अभी हमने इसमें डिराइव करेंगे। बाकी इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई भी बहुत, ठीक है ना। हाँ, दूसरे जो कंफ्यूजिंग है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इंड्यूस की भी बात करें, और ये आईआईटी में कर रहा है वो बार बार। इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों को एक साथ मान रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। वो कोई क्वेश्चन आए तो तुम ये देखोगे कि वो किस फील्ड की बात कर रहा है, जबकि मैं फिर बोल रहा हूँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही मान लेते हैं, जबकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें तो कुछ खास नहीं। यहाँ पे ये होगा, एक एग्जाम्पल अगर ले लें, यहाँ पे ये डिस्क है, इसके सेंटर पे यहाँ पे, अरे यहाँ एक्सिस पे क्यू चार्ज रख दिया, तो जो भी फ्लक्स बाउंड होगा इससे, याद आ रहा है ना, जो भी फ्लक्स बाउंड होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पास कर रही है, तो इससे जो फ्लक्स बाउंड होगा, फ्लक्स कितना होगा बच्चों? के क्यू इंटू 2 पाई 1 माइनस, सबको याद है ना? 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू नीचे आएगा तो 1/√q, तो दिख रहा है वो प्रॉपर्टी। आते हैं अभी, छोड़ दो, सही। अभी ये क्लियर हो गया, तो क्लोज ओपन सर्फेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, ठीक। अब कांस्टेंट फील्ड, वेरिएबल फील्ड, उसको हमें अभी अलग से लेके चलना है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, मान लो अगर मैं इसमें कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछ लूँ तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अच्छा, ये पॉइंट चार्ज भी था, ये लाइन चार्ज भी तो हो सकता है ना, किस क्या हो सकता है? लाइन चार्ज। तो चार्ज इनक्लोज की बात हो रही है, यानी यहाँ पे देखना जरा,
इसको और सिंप्लीफाई कर ले, इसको और सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो k होता है कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू अपॉन। इसको जनरलाइज करो, यही गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम कहता है इन ए क्लोज सरफेस टोटल जो फ्लक्स होगा बाउंडेड बाय दैट सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन होगा, जो भी चार्ज इनक्लोज हो। अब वो पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज भी हो सकता है, तो चार्ज इनक्लोज। तो ये हमारा गॉस थ्योरम बच्चों, यही हमारा गॉस थ्योरम है। और आगे पूरा इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था ना, इसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यही है हमारा गॉस थ्योरम। लेकिन इसको जनरलाइज अभी तक हम पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि मैंने चार्ज लिखा है, पॉइंट चार्ज तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी दिमाग में तुम्हारे पॉइंट चार्ज होगा, ये मुझे पता है। लेकिन ये लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज सबके लिए है, ये सबके लिए लगेगा, ठीक है, ये सबके लिए लगेगा। एक एग्जांपल कर लो, कोई भी एग्जांपल है। तो भाई एक तो यही कर लेते हैं पहले तो, कि ये तुम्हें ये रट डालो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये रट डालो, बहुत जगह काम आ सकती है। कोई भी एक पॉइंट चार्ज हमें कहीं पता है, कभी डिस्टेंस दे देगा, रेडियस देके कभी दे देगा, तुम्हारा एम है एंगल निकालना। अगर ये एंगल दिख रहा है अल्फा, तो डिराइव कर सकते हैं, पता है पहले से, के क्यू इंटू, सॉरी कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं, तो सबको पता है के क्यू इंटू 2 1 माइनस, ये होगा क्लियर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तुम चाहो तो उसको रख सकते हो, सही। चलो अगला, अगर मैं ये कहता हूं, आसान क्वेश्चन एक है, लेकिन अपनी एस सी वर्मा के का क्वेश्चन है ये क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब है बॉक्स, साइड लेंथ ए का, और मैं एक रॉड यहां पे ले लेता हूं, साइड लेंथ 2a का एक रॉड ले लेता हूं, और चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों, लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ये इसके अंदर इंटर करता है, किसी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इंटर करना शुरू होता है, इंटर करना शुरू होता है t इक्वल टू 0 पे, सही। और मैं चाहता हूँ इसका फ्लक्स का v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर करता है। मैं चाहता हूँ फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाना। तो सिचुएशन क्या होने वाली है, सिचुएशन ये होने वाली है कि ये बॉक्स है हमारा, रॉड ऐसे इंटर कर रहा है, डबल लेंथ का है, यही ना। तो v वेलोसिटी अगर इंटर करेगा तो किसी टाइम पे क्या होगा, ये कितना इंटर कर चुका होगा, बोलो कितना इंटर कर चुका होगा, vt कर चुका होगा ना। तो किसी टाइम पे चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, कितना इंटर कर चुका है, तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, तो कितना इंटर कर गया, लैम्डा इंटू, यही ना। कब तक बात हो रही है, फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू a बाई v। चेक करो कैसे a बाई v, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो a बाई v टाइम तक, है ना, बोलो बच्चों। लेकिन उसके बाद, ये सही है, लेकिन उसके बाद चार्ज इनक्लोज्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब तक यहां से निकलने ना लगे तब तक अंदर का जो पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा ना। कितना रहेगा बच्चों, लैम्डा कितना रहेगा, लैम्डा इंटू ए रहेगा,
VT पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जितना इधर इंटर करेगा उतना उधर आ जाएगा, जितना इधर बाहर निकलेगा उतना उधर आ जाएगा। तो नेट तो रॉड तो उतना ही रहेगा ना, अंदर रॉड उतना ही रहेगा, फिक्स लेंथ रहेगी, फिक्स लेंथ रहेगी तो नेट चार्ज फिक्स रहेगा। कोई कंफ्यूजन? तो फॉर T इक्वल टू E बाई बी से T इक्वल टू 2A बाई बी। क्यों 2A बाई बी बच्चों? ये लेंथ कितनी है रॉड की? 2A है। रॉड की लेंथ कितनी है? तो रॉड की लेंथ अगर 2A है तो पहले A तक तो ऐसा चला, फिर A से 2A तक ऐसा चला, फिर 2A के बाद कम होने लगेगा क्योंकि इधर से, सही ना? तो कब से बात करूं? चार्ज इनक्लोज्ड, उसके बाद कितना हो जाएगा? लैम्डा A माइनस जितना बाहर चला गया, और कितना बाहर चला गया, सही ना? चेक करो। क्या लिखूं वहां पे, क्या लिखूं? लैम्डा A माइनस, कौन बताएगा फंक्शन अगर लिखने को है तो क्या लिखूं? लैम्डा V कितना बाहर निकल गया, कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओ बच्चों, फंक्शन बनाना आना चाहिए ना। T माइनस 2A बाई बी, भाई 2A बाई बी के बाद की बात हो रही है ना। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? यहां तक, जस्ट यहां तक पहुंचने का टाइम क्या है? 2A है ना। और जब भी और जो भी टाइम है वही चाहिए हमें, तो यहाँ का टाइम T है और यहाँ का टाइम कितना था? 2A बाई बी है, तो बीच में टाइम कितना लगा? T माइनस 2A बाई बी। फिर से वापस करें, किसी टाइम पे यहाँ पे है, तुम कब देख रहे हो? T पे, और जब यहाँ पे था तो कितना था? 2A बाई बी। तो बीच में टाइम कितना मिला जितनी देर तक वो बाहर भागा? नहीं, फिर से आराम से, फिर से ये यहाँ पे इस टाइम पे कहाँ कितना है? ये टाइम कितना है? 2A बाई बी। कितना टाइम है बच्चों? अब किस टाइम पे देख रहे हो? T। तो ये बीच में टाइम कितना मिला? T माइनस 2A बाई बी, यही तो बीच का टाइम है। अरे बोलो, तो T टाइम तक भागा, इंटू V भागा, तो लेंथ कितना हो गया वो पता चल गया, लैम्डा के कितना चार्ज भागा वो पता चल गया। सुना क्या बच्चों? और टोटल चार्ज जो उसके अंदर था उसमें से इतना माइनस करते तो रेस्ट चार्ज बच गया। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया सबको? टफ हो गया क्या? ग्राफ बनाने को है तो वो तो बहुत आसान है, ग्राफ दिक्कत नहीं है। फंक्शन लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर पहली बार है, इससे पहले कभी नहीं ऐसा फंक्शन बनाया, तो अब समझो कि फंक्शन बनाना पड़ेगा तुम्हें, और फिर रास्ता नहीं है, क्योंकि T तो कंटिन्यूअस है और हमें वो T चाहिए जितने में जब ये निकल रहा है, तो यहाँ का T में से यहाँ का T क्या कर दोगे? माइनस, तो जो बीच में T है वो पता चल जाएगा। याद रहेगा? ठीक। अब इसका अगर मैं ग्राफ खींचूं तो पहला दिख रहा है कि ये लीनियर है, फिर दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, और फिर दिख रहा है कि ये घटेगा ना, लीनियरली घटेगा ना, लीनियरली घटेगा ना। अच्छा, ये कब तक है बच्चों? जब तक ये पूरा निकल के ना चला जाए। और कब निकल के जाएगा? टाइम बताओ। फॉर T इक्वल टू 2A बाई बी टू T इक्वल टू 3A बाई बी। क्या ये सबको समझ में आता है? एनालिसिस समझ में आती है? चलो, तो ये कहाँ तक का टाइम था? A बाई बी। ये कहाँ तक का टाइम था? 2A बाई बी। ये कहाँ तक का टाइम है? 3A बाई बी, है ना। ये T का ग्राफ हो गया, तो 5T का ग्राफ हो गया। ठीक हो जाएगा। अब चार्ज इनक्लोज है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा किसी टाइम पे क्या फ्लक्स होगा। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? सेकंड वाला, जैसे ये है, ये कोन है ना, ये डबल लेंथ का है, तो यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक तो कैसे आया ना, तो वो एक हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ से निकलेगा और वहाँ पे आएगा, तो बीच में तो कांस्टेंट रहेगा ना, बीच में कांस्टेंट रहेगा, बीच में कांस्टेंट रहेगा। कहाँ से शुरू करके? 0 से A बाई बी तक वेरी करा, A बाई बी से 2A बाई बी, जब तक यहाँ तक ना आए तब तक कांस्टेंट रहा, उसके बाद कम होता गया। सही है?
कोई दिक्कत? हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करूं, दिमाग लगाओ आराम से, देखे तो एक क्वेश्चन और दिमाग लगाइए, देखना। मान लो ये है एक हाइपोथेटिकल स्फीयर, ये हाइपोथेटिकल हॉलो स्फीयर है। यहां पे हिंज कर दिया है मैंने एक रॉड को हिंज कर दिया है, रॉड को। चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों? लैम्डा। और वो जस्ट इस सरफेस पे है, जस्ट उस पॉइंट पे है, और ओमेगा से घूमना शुरू करता है। कितने से घूमना शुरू करता है? ओमेगा से रोटेट करना शुरू करता है। इस रॉड की जो लेंथ है वो इसके डायमीटर से बड़ी है, ठीक है, डायमीटर से बड़ी है, ठीक। तो इफ रॉड स्टार्ट रोटेटिंग एट t इक्वल टू 0, अगर रॉड t इक्वल टू 0 पे रोटेट करना शुरू करता है, सही है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन phi एंड t। तो सेम ग्राफ phi एंड t पे ड्रॉ करना, करो, ट्राई करो तो बच्चों। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम करेंगे क्या? हम एक बार वेरिएशन पूरा देखेंगे। देखो जरा यहाँ पे क्या किया, वेरिएशन को देखेंगे और जो कंडीशन है उसको पहचानेंगे और उसका फंक्शन बनाएंगे, यही ना। तो जो कंडीशन है उसको पहचान के फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे कितनी कंडीशंस लग रही हैं, कितनी टाइप की चीजें दिख रही हैं? अभी कुछ भी नहीं है, फिर धीरे 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 बढ़ेगा चार्ज, है ना, है ना, और फिर घटेगा, क्योंकि चार्ज इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, फिर घटेगा, है कि नहीं। तो कितनी कंडीशन दिख रही है, बढ़ेगा और फिर घटेगा। अगर फंक्शन मिल जाए तो एक ही कंडीशन हो जाएगी, कुछ बदल तो रहा नहीं है बार बार। हम जैसे उसमें चेंज हो रहा था वैसे तो चेंज नहीं हो रहा है। ट्राई करिए तो देखिए किसी टाइप पे कितना चार्ज अंदर रहेगा, बस यही तो हमारा खेल है ना। आराम से रिलैक्स होके हमेशा सोचो, तरीके से, धीरे धीरे, लॉजिकल, है ना। हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं ना, सही है। आराम से लॉजिकल सोचना है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, है ना। हमारे पास रास्ता ही नहीं है बिना सोचे, मतलब सोच हमारे पास सॉल्व करने के अलावा क्या रास्ता है हमारे साथ। तो हमारी लाइफ में अगर इंजीनियर सही में बन जाओगे तो प्रॉब्लम वही होने वाली जिसमें सोच के तुम्हें आंसर निकालना ही है, भाग नहीं सकते। इवन कोडिंग करो या कुछ भी करो, तुम्हें तो प्रॉब्लम दिया जाएगा, इसका सोल्यूशन निकालो, है ना। तुम्हारा काम तो वही है ना। और जिसके बारे में कुछ भी शायद पहले से पता नहीं होगा, अब ये है, अब इसके बारे में मुझे सब पहले से नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ सकते, क्योंकि हमारा काम ही यही होगा, सही। जनरली डॉक्टर है या कोई भी दूसरा का CA है, ये जो है, इन लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जो इसको इन्होंने कभी हैंडल ना किया हो, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा यही प्रॉब्लम आने वाली है कि कैसे सॉल्व करें भाई, इसको कैसे सॉल्व करें। इसलिए हमें इतने क्वेश्चंस करने होते हैं, समझ, एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग उसी चीज़ की, ठीक। चलो, तो हम हो क्या रहा है वो देखें। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि शुरू में ये है, थोड़ी देर बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, कुछ एब्रप्टली कोई चेंज हो रहा है, अचानक ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। बस कितना किसी टाइम पे अंदर होगा लेंथ, वो मिल जाए तो चार्ज मिल जाएगा, यही ना। तो बच्चों ये कितना है, ये तो 2R है ना, है कि नहीं। और मुझे ये चाहिए कि कितना किसी टाइम पे अंदर है, किसी भी टाइम पे। तो मान लो किसी टाइम पे हमें पता क्या, किसी टाइम पे हमें किसी टाइम पता है ये ओमेगा टी, क्योंकि एंगल होता है ना, ये एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो अगर एंगल ओमेगा टी है तो हमें ये लेंथ कितना है निकल जाएगा ना, बोलो बच्चों। अगर यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल दो, ये थीटा पता है तो ये थीटा पता है तो ये पता चल जाएगा, निकल जाएगा ना। आर का कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ज़्यादा आसान ये देखो, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो हाफ ट्रायंगल बना हुआ, हाफ एंगल में हाफ सर्कल बना हुआ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल। वो ज़्यादा आसान वहाँ से आ रहा है। 2R का यहाँ से भी निकाल सकते हो आधा आधा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है क्या, 2R का
ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा, हाँ ये थीटा हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, ये ओमेगा टी है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये 90 है तो कितना आ जाएगा ओमेगा टी, तो कितना आ जाएगा 2r का साइन ओमेगा टी। ये लेंथ किसी टाइम पे अंदर होगी, ये हमें पता है, और वो साइन के साथ वेरी करेंगे, देख लो। तो हो गया काम खत्म। चार्ज इंक्लोज कितना होगा, लैम्डा इनटू लेंथ एट एनी टाइम 2r साइन ओमेगा टी, बस चार्ज इंक्लोज। और चार्ज इंक्लोज पता है तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, क्लोज सरफेस है तो चार्ज इंक्लोज अपॉन साइन। तुम देखोगे बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला आ रहा है, कांस्टेंट टाइम्स साइन ओमेगा टी। किसका फंक्शन आ रहा है बच्चों, हो गया काम। तो अब तो हमारा आ गया ना आंसर, क्योंकि ये तो सिंपल सा फंक्शन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। फ्लक्स टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, तो कितने की बात हो रही है 180 की ना, नेगेटिव फ्लक्स तो हो नहीं सकता, चार्ज नेगेटिव तो है नहीं, यानी कितने की बात हो रही है, साइन के फंक्शन की बात हो रही है, काम खत्म, क्योंकि उसके बाद तो जीरो हो गया ना। बोलो बच्चों, बार बार की बात हो रही तो 360 के बाद फिर से एक बार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स। फ्लक्स देखना आ रहा है, फ्लक्स देखना आ रहा है, तो इस तरह से फ्लक्स देखना अगर आ रहा है तो मैं सीधा इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा सकता हूँ, तुम चाहो तो। दो चीज रह गई, टाइम नहीं मिल पा रहा, एकदम से दिक्कत है, नहीं तो उस दिन पढ़ाया था मैंने क्या SHM, वो भी खत्म हो सकता है एक दिन में, नहीं तो 2 दिन में मैक्सिमम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फ्लक्स देखना आ रहा है तो वो भी खत्म हो सकता है। ये दोनों फ्लक्स ही मेन है और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये समझ में आ गया सबको, बस उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है चाहिए, वही थोड़ी दिक्कत की बात है। तो ठीक है, बीच में रटेंगे थोड़ा सा, कुछ लोग तो पढ़ चुके हैं। हो गया ये बच्चों, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, सही। एक और बता दूं, देख लो एक और, ये रिंग है और ये रॉड है, चार्ज रॉड, लेंथ ग्रेटर देन 2r, इसकी लेंथ ग्रेटर देन 2r, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। v वेलोसिटी से t इक्वल टू 0 पे शुरू करती है चलना। एक रफ ग्राफ बनाओ, एक रफ ग्राफ बनाओ, देखो तो इसका फ्लक्स का टाइम के साथ। केवल तुम्हें देखना है कि कितना लेंथ अंदर, बस उसका ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं, सही। टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। रफ ग्राफ की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट ग्राफ का भी बात कर सकता था मैं। तो क्या करना होता, मैंने ऊपर क्या बोला था, क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं, जो हो रहा है पहले थ्रू आउट देख लेते, तो थ्रू आउट देख लेते तो ऐसा कुछ दिख रहा है, हमें कितना अंदर पार्ट रहेगा यही देखना है ना। तो इसका मतलब कुछ नया है। पहला वाला सबसे अच्छा था क्योंकि उसमें अचानक कुछ चेंज हो रहा था, पहले जा रहा था फिर अचानक 0 हो गया, कम होने कांस्टेंट हो गया, वो अलग था। और ये सब तो एक पैटर्न दिख रहा है, और पैटर्न वाले दिक्कत नहीं करेंगे, मैथ्स दिक्कत कर सके थोड़ी सी, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो बताओ किसी टाइम पे ये कितना अंदर है ये जानना हो तो क्या करोगे बच्चों, रॉड को यहां पर रख लो, है ना। ये कितना है VT, तो ये कितना होगा R माइनस VT, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये कितना है R, तो कितना लेंथ अंदर होगी बच्चों, आता है। ये कितना है R माइनस VT, ये कितना है R, पाइथागोरस लगा सकते हो। तो जो लेंथ अंदर है यानी लेंथ विद इन द सर्कल कितना हो गया बच्चा, R स्क्वायर माइनस R माइनस VT, वो कैपिटल R कर लेना,
का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही ना का 2 टाइम्स हो गया। तो लेंथ इनटू लैम्डा, लेंथ जो अंदर है वो एक चार्ज इनक्लोज होगा, है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन, अब ये ग्राफ थोड़ा सा तो अलग है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है ना, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि रफ। तो क्या लगता है शुरू में तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना थोड़ा कम हो जाएगा, फिर लगभग कांस्टेंट रहेगा और फिर तेजी से घट के, है कि नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा ग्राफ बनना चाहिए? बोलो बच्चों। शुरू में तेजी से इंक्रीज होगा, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, देखो, फिर तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, शुरू में देखो, शुरू में फट से लेंथ को देखो, शुरू में कैसे वेरी करेगा, एक फट से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, लेकिन उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा और फिर घटने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा ना रफली, बीच के टाइम पे कुछ कांस्टेंट रहेगा, क्या ही सही है? ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। क्लियर है सबको? अदरवाइज तुम चाहो तो वो देखो, उसको सॉल्व करके तब देख लो, ग्राफ बनाना तुम्हें आता है, मैथ्स पढ़े। समझ गए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इस सब में? ठीक है, आगे बढ़े, काम खत्म करें। कि फ्लक्स का किस टाइम पे फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ है ना बच्चों? अरे आसान है, मुश्किल है? आसान है ना? हो जाएगा फ्लक्स, ठीक। तो फ्लक्स चार्ज के कारण कंप्लीट हुआ, सरफेस के कारण आगे थोड़ा मोड़ा देख लेंगे। तुम्हें पता चल गया कि चार्ज निकाला कैसे जाता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो बच्चों, अब क्या है? हेलो, हाँ बोलो। हाँ भाई, क्लास ही चलेगी और क्या करेंगे। ठीक, ठीक है, रखो, मैं अभी क्लास में हूँ। ठीक है बच्चों, दिमाग देख रहे हो कहाँ है? सॉरी। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसमें कांस्टेंट है तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, देखो जब। तो तुम बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं, चलो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये एक प्लेट है, क्या है ये? एक प्लेट, अंदर की तरफ प्लेट है, सही है। अंदर विड्थ कितना है? अंदर विड्थ कितना है? कुछ है क्या यहाँ पे दिक्कत? दिक्कत है क्या? अच्छा, ये मक्खी है, एक मक्खी बैठ जा रही है तो कुछ दिक्कत हो जा रही है। चलो, ये अंदर है, हाँ? अंदर की तरफ विड्थ मान लो b और ये लेंथ l है। ये प्लेट समझ में आ रहा है? प्लेट अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर पहले मैं ये बता रहा हूँ तो कुछ तो चाहता हूँगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ चाहता हूँगा, सही है। तो अगर मैं ये कहूँ, इसको 3D में देखूँ,
कुछ ये ऐसा ही दिख रहा होगा, है ना, और तुम कहीं पे एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसा ले रहे हो, दिख रहा है ना, ऐसे छोटा सा स्ट्रिप ऐसा ले रहे हो ना, ऐसा स्ट्रिप दिख रहा है ऐसा, तो ऐसा स्ट्रिप ले रहे हो, सही। वेट कितना है बच्चों, b, और स्ट्रिप कितने थिकनेस का ले रहे हो, dx। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही हो दिख रही है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अरे बोलो, यहाँ पे स्टेप लिया तुमने, यहाँ पे डरा रहा है, छोटा सा यहाँ पे मैंने dx थिकनेस का ले लिया, dx x डिस्टेंस पे, सही, नीचे से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिया, सही ना बच्चों। तो उस स्ट्रिप का ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, और एरिया वेक्टर कहीं इधर होगा कि नहीं, एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच का एंगल उतना ही नहीं होगा जितना ये झुका हुआ है वर्टिकल से, है ना, होगा ना बच्चों, अरे जितना ये झुका है उतना ये भी झुकेगा। ये कितना झुकेगा, जितना वो झुका है, पक्का। तो छोटा सा फ्लक्स कौन बताएगा, छोटा सा फ्लक्स, ये डेरिवेशन कर रहा हूँ, आगे नहीं करूंगा, आगे सीधा एक लाइन में आंसर है, ये डेरिवेशन कर रहा हूँ बस कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है। तो डी फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, बात कर चुके हम लोग, का क्या कर दे, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, ई कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट के बाद जो बचा वो है क्या, इसको ऐसे ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, इस मैथ्स को। एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ है, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो भी क्या आएगा, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, टोटल एरिया का आएगा, और टोटल एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, यही कहो एरिया वेक्टर का, यही कहो कि एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर से, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट, अरे समझ में आया, या एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो, तो मैं एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा हूं, एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन मैं एरिया बोल रहा हूं, एरिया, कुछ समझ में आया, अरे बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया 2D में तो एक बार चलेगा, ठीक है, 3D में कैसे करेंगे भाई, उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, क्या कहते हैं, जो शुरू में कराया था, प्रोजेक्टेड एरिया, क्या कहते हैं इसी को, हाँ, इसका मतलब कि आगे से 2D 3D सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से टॉर्च मारो, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से टॉर्च मारो, इमेज जो आएगी प्रोजेक्टेड एरिया है, इमेज जो आएगी वही कौन है, प्रोजेक्टेड एरिया। अरे कुछ समझ में आया, बोलो बच्चों, समझ में आया, आगे से डायरेक्ट कर लेंगे, बोलो, या प्रूफ करके दिखाओ, क्या मुझे प्रूफ करना है, समझ में आ जाएगा, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट कई जगह पढ़ोगे, अभी फ्लूइड में भी पढ़ोगे, हर जगह कई जगह पढ़ोगे, ठीक। चलो हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट निकल गया, तो कॉन्सेप्ट निकल गया तो सीधा एरिया, यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, सर सीधा फ्लक्स, तुम प्रूफ कर, मैं प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ कर दूंगा, यही चीज आएगी, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करो तो हो जाएगा। तो वो आएगा E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा बच्चों, यहाँ से टॉर्च मारोगे तो इमेज क्या बनेगी दीवार पे, यहाँ पे दीवार पे इमेज ये
और ये बनेगी बनेगी ना। ये कितना है L, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी L sin 30 कितनी आएगी। और विड्थ में कोई अंतर आएगा क्या, विड्थ में टॉर्च इधर से मारे तो विड्थ में कोई अंतर आएगा क्या, विड्थ तो उतना ही रहेगा, बस ये जो लेंथ ऐसे झुकी हुई है वो ऐसे आ जाएगी, तो विड्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ये वाला लेंथ ऐसा आ जाएगा। तो विड्थ तो अंदर अभी भी है, विड्थ B, तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा B इंटू L साइन थीटा। अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो हो गया, बाकी तुम समझ लो, कोई भी आएगा सब बच्चों वाला ही है। यहां से लेके फिर ऐसे है, कौन बताएगा फ्लक्स कितना होगा, E इंटू इसका टॉर्च मारोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। कुछ समझ में है, सबको क्लियर है ये सब, बोलो बच्चों। या ऐसा, अगर ऐसा है तो मैंने कुछ बताया था याद करो, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रंट पार्ट है ना, ये फ्रंट पार्ट, इसका प्रोजेक्ट एरिया नेगेटिव होगा, यही ना, और इसका प्रोजेक्ट एरिया क्या होगा, सेम पॉजिटिव प्रोजेक्टेड एरिया। तो A प्रोजेक्टेड 0 हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी मैं प्रोजेक्टेड एरिया से कर रहा हूं, इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखना जरा हमने क्या बोला है, फ्लक्स का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रेडिंग द गिवन सरफेस। थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग का मतलब क्या है, ये देखो यहां से थ्रेड करके जाएगा, अरे बोलो, और यहां से निकलता हुआ नजर आएगा ना, तो नेट फ्लक्स जो थ्रेड कर रहा है अंदर जा रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि E इंटू A, अरे बोलो नेगेटिव 180 का है ना, जबकि इसमें E इंटू A पॉजिटिव है ना, बोलो बच्चों, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव, नेट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है सबको। हो गया ये सब, ठीक है। तो एक डिस्क अगर है तो डिस्क, ये अच्छा है, रट डालो, एक डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क है, इसको तुमने थीटा एंगल घुमा दिया, तुम समझ गए, उसी डिस्क को कितना घुमा दिया थीटा एंगल। कौन बताएगा प्रोजेक्टेड एरिया, इस डिस्क को अगर तुमने घुमा दिया तो प्रोजेक्टेड एरिया तुम्हें समझ में आता है। वो डिस्क दिख रहा है, इधर से टॉर्च मारने पे क्या ये वाली डिस्टेंस बदलेगी, ये कितना होगा 2r, जबकि ये वाला बदल के 2r का cos थीटा हो जाएगा। थीटा अगर घुमाया ऊपर से तो कितना घूम जाएगा, मेरी बात समझ में आई। तो ये वाली लेंथ, ये वाली जो प्रोजेक्ट एरिया है स्क्रीन पे, ये तो 2r ही होगी ना बच्चों, 2r, लेकिन ये वाला 2r होगा, लेकिन ये वाला पार्ट कितना होगा, हाँ ये वाला क्या हो जाएगा 2r का, पक्का समझा पा रहा हूं। तो प्रोजेक्ट एरिया कितना हो जाएगा, इलिप्स है, इलिप्स का एरिया कौन बताएगा, बोलो बोलो, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए इंटू बी, पाई आर की जगह पाई ए इंटू बी। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी, बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस, तो पाई मेजर एक्सिस क्या है आर, सेमी मेजर एक्सिस क्या है आर, और माइनर एक्सिस क्या है आर cos थीटा। तो फिर भाई पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये तो वही एरिया है का cos थीटा, तो डायरेक्ट आ गया ना फिर से प्रोजेक्टेड एरिया। बोलो बच्चों, हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो तुम्हारा दिमाग लगे, जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट है वैसा करो, लेकिन मैं समझा पाया हूँ कि करना क्या है। ए का cos थीटा, क्लियर प्रोजेक्टेड एरिया। तो हमने क्या किया,
हो सकता है एंगल कहीं और से ले लिया हो। कहाँ? हाँ हाँ, ये साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होगा ना। जो भी प्रोजेक्टेड एरिया जिससे गया है एंगल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कॉस थीटा रख देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तो कॉस थीटा सही। तो कर लोगे बच्चों, काम खत्म करें ये वाला, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, कर लोगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिफ्लक्स ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू वेरिएबल अच्छा, दो उंगली से ये सरकता है तो कहीं भी थोड़ा टच हो जाता है ना, मक्खी बैठ जाती है तो भी उसको लगता है कि दो उंगली, समझ गए। चलिए काम खत्म करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। हट फ्री में पढ़ना चाहती है तो पढ़ने वाले तो पढ़ ही नहीं रहे, चलिए यही पढ़ने के लिए नहीं क्या बच्चों। पढ़ने वाले पढ़ ही नहीं रहे, ये लोग भी चले आ रहे पढ़ने के लिए। जो बुढ़े टीचर है ना सब बहुत नेगेटिव हो गए पढ़ा के, सही बता रहे। आलोक सर तो पता नहीं कैसे पढ़ा लेते, सही बता रहे। क्योंकि मुझे लगता है वो सोचते भी नहीं कि कितने लोगों को समझ में आता है, कितने नहीं समझ में आता। ये लो मैंने लिख दिया, तुम्हारी मर्जी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तुम्हारी मर्जी, है ना। इसलिए शायद लो सही बोल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग घूमता रहता है, यही घूमता रहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सिखा रहा हूँ, उसका कुछ मतलब है क्या, ये लोग आगे काम कर पाएंगे क्या, ये वाला अपने आप, ये सब चलता रहता है दिमाग में। इसलिए कभी कभी टाइम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि फालतू जा रहा है ये सब, सही। मुझे कभी कभी लगता है पूरा ध्यान हटा के और केवल इस पर लिखो, खूब मस्त लिखना शुरू कर दूँ, तो कम से कम ये सब दिमाग से हट जाएगा, नहीं सुंदर राइटिंग पे ध्यान चला जाएगा। लेकिन निकल ही नहीं रहा है, आदत ही खराब हो गई एकदम से। तुम समझ गए, अपनी कोचिंग चलाना बहुत गंदी बात है। जब अपनी कोचिंग में आदमी चला लेता है ना तो उसका एक ही काम होता है, क्या, बस कैसे अच्छा कर लो, बस वही दिक्कत है। 17 साल घुस गया दिमाग में एकदम, समझ गए बच्चों, सही बता रहा हूँ। पूरा दिमाग में इसी तरह से अगर कभी कोई टफ आ जाता तो बार बार यही क्वेश्चन अंदर से उठता है कि समझ पा रहे होंगे कि नहीं ये सब। ये पहले नहीं आता था, ये अभी शुरू हुआ है सब, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, अगर मेरे दिमाग में ये आता है कि समझ पा रहे होंगे सब, तो क्या तुम्हें लगता है हम अपने एकदम एक्सट्रीम तक पढ़ रहे हैं? नहीं, है ना। इसका मतलब मैं डरा हुआ हूँ, तो मैं डरा हूँ तो मैं तो फुल फॉर्म में नहीं पढ़ा रहा हूँ ना एकदम। इसका मतलब फॉर्म कहीं है कि नहीं, थोड़ी दिक्कत हो गई है। अब टीचर फुल फॉर्म में पढ़ा ही नहीं तो इसका मतलब है कि अब रोक रोक के पढ़ा रहा है, आधा अधूरा कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, ये डिस्टेंस यहाँ पे है ए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दिमाग लगाना सिखा दूँ। अपना दिमाग लगाओ, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ये क्यूब मान लो, नहीं भी मानोगे तो चलेगा। ये लेंथ एल का एक साइड कर लेते हैं, विड्थ बी कर लेते हैं, ये भी बी कर लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, मतलब क्वेश्चन है शायद, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज, अभी आसान कर लेते हैं फिर वाई के साथ वेरी कर लेंगे, ई नॉट 1 + x i, फाइंड
पहला फ्लक्स बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस, दूसरा चार्ज enclosed by this cube। ये दो क्वेश्चन, चार्ज enclosed by this cube। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, ये बताओ ये दूरी कितनी है बच्चों, a, और यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ बदल रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे x कितना है, इस सरफेस के हर पॉइंट पे x बताओ, यही तो होगा। क्या x में बदलाव है, x में बदलाव नहीं तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, E नॉट 1 प्लस x, अरे a है ना, और डायरेक्शन तो आई है ही, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन इसके हर पॉइंट पे बच्चों, इसके हर पॉइंट पे, चलो इसके हर पॉइंट पे बताओ, x अलग है ना इसके हर पॉइंट पे कि सेम है, अलग है, कितना है L प्लस एक्स, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नॉट 1 प्लस L प्लस, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और डायरेक्शन इसकी भी कितनी हो जाएगी, आई तो होगी, पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एरिया पता है, कुछ बताना है क्या, क्या कुछ बताना है, कुछ नहीं बताना है, हो गया काम करना। अच्छा बाकी पे क्यों नहीं किया सर ने, ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं किया, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे एरिया वेक्टर बताओ, इसका एरिया वेक्टर बताओ बच्चों, ऊपर है ना, इसका बताओ, नीचे वाले का, ये चारों अंदर, पीछे वाले का, ये चारों क्या है, ये इसका नहीं है, पीछे वाले का है ना, चारों 90 एंगल बनाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उन चारों का, 0। तो फ्लक्स बाउंड केवल केवल किससे होगा, फ्रंट एंड बैक सरफेस से, पक्का हो गया, काम करता हूँ। तो फ्लक्स बताओ बच्चों, पहला सरफेस, फ्लक्स ऑन सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ऑन सरफेस 2, फ्लक्स ऑन सरफेस 1, ई कितना है उस जगह का, ई नॉट 1 प्लस एरिया कितना है बच्चों, बी स्क्वायर, अरे बी इंटू बी, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या एंगल लिख के लिखूं, एंगल लिख देता हूं जिसे तुम्हें समझ में, cos 180। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहता है, एरिया किधर होता है, क्लोज सरफेस में आउटवर्ड, ओपन सरफेस में तुम्हारी मर्जी, क्लोज सरफेस में आउटवर्ड, ओपन सरफेस में तुम्हारी मर्जी, या कर्व सरफेस में आउटवर्ड और फ्लैट सरफेस में तुम्हारी मर्जी, सही। तो ये फ्लैट है लेकिन क्लोज है तो आउटवर्ड है, तो 180, ठीक है। प्लस दूसरे को बताओ, E नॉट 1 प्लस A प्लस L इंटू अब फ्लक्स आ गया, नेट सॉल्व कर लोगे, और नेट फ्लक्स आ गया तो चार्ज इनक्लोज तुम जानते हो बच्चों, फ्लक्स अपॉन, तो चार्ज इनक्लोज कितना, अरे क्या कर रहा है, हाँ अरे यार पता नहीं, दिमाग की स्ट्रेंथ बताता है वो, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो भी लिखते समय दिमाग थोड़ा इधर उधर होता है तो हाथ कुछ कहीं और निकल जाता है, इसको कहते हैं दिमाग क्या है, मतलब कोई मतलब नहीं है, फालतू है जो है सब, ये है, समझ गए। अभी 1 सेकंड के लिए दिमाग कहीं और गया था और देखो क्या हो गया, इधर का उधर हो गया, नहीं, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, तो चार्ज इनक्लोज कितना, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन, तो फ्लक्स तुम जानते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं तो क्या होगा, मिटाओ तो मैं आगे बढ़ाऊं ना, हो गया ना, समझ में आ गया। अगर थोड़ा चेंज करते तो देखो, तो तुम करके दिखाओ, तो देखो तो समझ में आता है क्या तुमको, सेम क्वेश्चन में इन प्रीवियस क्वेश्चन
ई जो हो गया वो हो गया ई नॉट 1 प्लस एक्स वाई। देखो तो क्या हो गया, कुछ दिख रहा है क्या? ये फंक्शन किधर की तरफ है बच्चों? एक्स की तरफ, लेकिन आ कौन गया, बैठ गया वाई। तो ये एक्स वाई का फंक्शन हो गया। फोर्स में भी ऐसे ही होता है, याद रहे ना, वहां पे तो कुछ दे देगा जो उससे कि तुम वाई को हटा के एक्स में बदल दोगे, है ना, कुछ ना कुछ दे देगा। यहां पे क्या करोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। इसको वापस नीचे लाए क्योंकि दोबारा फोन बोना बनाना पड़े मुझे। कटना मत कुछ, सही। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा। चलो बताओ, किसी को लगता है, पता है कि क्या करना है? तो यहाँ बहुत बढ़िया एलिमेंट लेना पड़ जाएगा, यही ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा बच्चों? यहाँ एक्स तो ये ठीक है, एक्स तो ये है ना, लेकिन वाई तो वाई ही रहेगा ना। एक्स तो ये ठीक है, लेकिन वाई तो वेरिएबल है। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिंपल, आसान वाला, यहां से एक स्ट्रिप ले लो, जैसे प्लेट का लिया था थोड़ी देर पहले। कितने दूरी पे? वाई पे। कितने थिकनेस का बच्चों? डी वाई थिकनेस। हो गया, खत्म। अब इसमें एरिया निकाल के अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस काम खत्म है। विड्थ कितनी है? बी ही है। हो गया, तो हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। तो बताओ, फ्लक्स 1 पे अगर निकालें तो उस जगह का ई कितना? उस जगह का ई है ई नॉट 1 प्लस ए वाई। उस जगह का ई यही है ना। सीखो सीखो इसको, ये कैसे करते हैं जब वेरिएबल दो हो जाते हैं। ये हो गया। सीखो मतलब ये है कि कुछ जगहों पे ही आएगा, हर जगह तो मिलेगा नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो अच्छे ही लेवल पे आएगा, अच्छे क्वेश्चन में ही आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इनटू एरिया वेक्टर। बताओ, बी डी वाई है ना, बी है विड्थ और डी वाई, और दोनों के बीच का एंगल कितना बच्चों? 180 का क्या? वाई की वैल्यू 0 से लेके बी तक। समझा पाया हो क्या? बोलो। तो मैं समझता हूँ दूसरा भी तुम कर ही ले जाओगे। फ्लक्स एट 2 बताओ, चलो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ई नॉट 1 प्लस ए प्लस एल इंटू वाई। वाई तो वही रहेगा, वेरिएबल है ना। और फिर से वही बी डी वाई, बस कॉस 0 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से। बाकी तुम जानते हो क्या करना है, आसान है ये सब तो बहुत आसान है। हो गया, टफ तो नहीं है, आसानी है ये। तो वेरिएबल फ्लक्स समझ में आ गया, फ्लक्स समझ में आ गया। हो गया, काम करते हैं। ठीक, और वेरिएबल होगा तो तुम कर लोगे ना अपने हिसाब से। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये नहीं हो कि वाई और जेड दोनों वेरिएबल हो जाए, क्योंकि वाई और जेड दोनों वेरिएबल हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तब स्ट्रिप की बजाय तुम्हें एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट को वेरी करा के एक बार एक वेरिएबल निकालना पड़ेगा, फिर से दोबारा वेरिएबल निकालना पड़ेगा, मतलब डबल इंटीग्रेशन होगा वो अपने कोर्स में नहीं। अगर एक्स वाई और जेड दोनों वेरी कर जाए तो पहले एक वाई पे जेड वेरी करा के इंटीग्रेट करोगे, फिर उस स्ट्रिप जो आएगा फंक्शन, वो फंक्शन आएगा जेड का, उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन आएगा, वो अपने काम का नहीं है। अगर आएगा, मतलब आ नहीं सकता, कहने मतलब ये, ठीक है ना। यानी एक ही वेरिएबल आएगा, जेड भी आ सकता है। लेकिन अब बताओ, यही क्वेश्चन मैं बताऊं, अगर यहीं पे जेड कर देता तब क्या करते? स्ट्रिप ऐसे लेते। अगर यही वेरिएबल जेड कर देते तो स्ट्रिप कैसे लेते? ऐसे लेते।
बोलो बच्चों, तो थोड़ा देख के, अब ये एक्स में है, ऐसे वाई और ऐसे जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, लेकिन अभी तो ये मैंने केवल एक्स कर लिया, तो कुछ भी होगा तो यही चीज रिपीट करनी पड़ेगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मान के चलो कि आ गया है, ये टफ तो नहीं है, अच्छा हो गया है। तो हमारे फ्लक्स के बारे में जितना हो सकता था हमने कर दिया। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब ये बात आती है, तो नेचुरल इसको एक डेरिवेशन है और 3 एप्लीकेशन है। पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव करते हैं, जो कर चुके हैं हम लोग, सॉलिड एंगल के टर्म में किया है तो कर चुके हैं, पक्का। तो एक डेरिवेशन है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या कर दोगे, ई डॉट ई इंटू ए करोगे इंटू कॉस डी ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू के क्यू बाई आर इसका रखोगे, के क्यू कॉमन आ जाएगा, बाकी सॉलिड एंगल बन जाएगा। सॉलिड एंगल क्लोज सरफेस के लिए 4 पाई होता है, सॉल्व करो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कोई नया चीज नहीं। डेरिवेशन आता है सबको, पॉइंट चार्ज के लिए कर लिया, तो पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव कर लिया, तो अब क्या करोगे, फिर हमें उसका यूज करेंगे किसमें, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, उसका यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो यूज करते समय हमारा एम क्या है, गॉस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं, उसमें हमारा एम है, एम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी बुक में जो पढ़ाया जाता है उसका एम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में जो पढ़ाया जाता है वो है एम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एम है क्या करना, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, सही। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे और अप्लाई किसका क्या करना है, गॉस थ्योरम का। तो जैसे जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है तुम्हें ये फाइंड करने के लिए, तो नेचुरल है पहला काम ये होगा कि तुम क्लोज सरफेस सेलेक्ट करोगे। क्या सेलेक्ट करोगे, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस सेलेक्ट करोगे। अब क्लोज सरफेस सेलेक्ट करोगे और उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालनी है। तो भाई ये एक एग्जांपल लेके चलो जिससे कि तुम्हें समझ में आए स्टेप क्या है। तो मान लो इस वायर के कारण, ये वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर कारण कोई बोले कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तुम आर डिस्टेंस पे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ये उसने बोल दिया। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए ना। तो इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, सही, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालनी है उसी से पास करना चाहिए क्लोज सरफेस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी। इसका मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले वहीं से पास करता हुआ क्लोज सरफेस एज्यूम करोगे, और ऐसा क्लोज सरफेस जिस पे गॉस थ्योरम तुम लगा सको, लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से बाहर निकाल पाओ ई डॉट डी ए में से। मैंने क्या बोला समझ में, यानी गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले तो फ्लक्स पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गॉस थ्योरम लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालना है वहां से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करोगे। लेकिन गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, फ्लक्स निकाल के चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन के बराबर करना है। तो फ्लक्स निकालते समय ई आता है ना, वही ई निकालना है ना, और वो इंटीग्रेशन के अंदर होता है, ई डॉट डी होता है, वो बाहर कैसे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको बाहर लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, जब तक वो कांस्टेंट नहीं होगा तब तक बाहर नहीं। इसका मतलब कि कैसा सरफेस सेलेक्ट करना है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नहीं होगा कांस्टेंट, तो हम बाहर कैसे लेंगे, वो तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, तो फिर ई निकलेगा कैसे, समझ गए। yes, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस हमें जो सेलेक्ट करना है वो क्लोज होना चाहिए,
पासिंग थ्रू दैट पॉइंट होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट हो। तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर तब भी आ जाए, और ये तब होगा जब ऐसा सरफेस लो जिसपे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो या E डॉट da 0 हो जाए। क्या हो जाए? तो सबसे पहले क्लोज सरफेस सेलेक्ट करना है। क्लोज सरफेस सेलेक्ट करते समय किन बात की का ध्यान रखना है? E क्या हो जाए उस सरफेस पे, कांस्टेंट। और नहीं हो रहा है तो कम से कम फ्लक्स उस सरफेस पे यानी E डॉट da क्या हो जाए बच्चों, 0, जिससे कि वो E वाला पार्ट जो फंसा के रखा है उसको इंटीग्रेशन के अंदर वो 0 हो जाए, और E जहां से निकल सकता वहां से बाहर आ जाए। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. बस इतना कर लोगे तो काम बन जाएगा। जैसा कि अब इससे पास करता ऐसा सरफेस सेलेक्ट करो जिसपे तुम फ्लक्स निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह, या तो 0 है। ऐसा सरफेस सेलेक्ट करो इस वायर के लिए। वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। अब ऐसा सरफेस लो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहेगा, सेम, और सेम नहीं है तो 0 हो जाए। ऐसा सरफेस सेलेक्ट करना है। तो ऐसा सरफेस हमारे पास नोन सरफेस क्या है, प्लेट है, सिलेंडर है, स्फीयर है, और तो कुछ नहीं है। इन्हीं तीन में सेलेक्ट करना है। तो क्या स्फीयर बनाओगे तो बनेगा ऐसा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी? नहीं। तो क्या लोगे, सिलेंडर। क्या लोगे? अब सिलेंडर जैसा कैसा लोगे, हो सकता है ऐसा सिलेंडर लेना पड़ जाए। क्या ये सिलेंडर सही रहेगा? क्योंकि इसके भी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी कि नहीं? अरे भाई ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये सिलेंडर तो नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, कुछ और सिलेंडर ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचना है। एक बार समझ में आ गया तो लॉजिक बन जाएगा, और कोई नया क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो काम बन जाएगा। तो ऐसा सिलेंडर अगर मैं ले लूं तो हर जगह पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी कि नहीं बच्चों? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। किस जगह पे, कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी ना। लेकिन इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, तो दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ना, और एरिया वेक्टर नीचे होगा तो 0 हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? तो इस तरह से गॉसियन सरफेस हमें सेलेक्ट करना है बस, बाकी तो हो गया बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस, चलो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। दिया क्या है, एक वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। हमने गॉसियन सरफेस जो लिया है उसको देख ले, कितने लेंथ का ले लिया है, एल, कितने रेडियस का ले लिया है, आर, ये ले लिया हमने। चलो फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स ऑन कर्व्ड प्लस फ्लक्स ऑन फ्लैट, दोनों मिलकर टोटल फ्लक्स होगा। फ्लक्स हमेशा ऐड होता है ना, अपने आप माइनस प्लस आएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम ऐड करते हैं हर सरफेस का। इक्वल टू चार्ज इनक्लोज लैम्डा इनटू एल, है कि नहीं, अपॉन, क्या ये सबको क्लियर हुआ? हो गया। फ्लक्स अनकर्व्ड कौन बताएगा, फ्लक्स अनकर्व्ड E इंटू DA इंटू cos 0 है ना, का इंटीग्रेशन, ये कर्व्ड है। जबकि दूसरे पे क्या है, E इंटू A इंटू cos 90, वो क्या हो जाएगा, 0। ये फ्लैट है, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, तुम समझ गया, इंटीग्रेशन करना तो कर लो। ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन, आसान है कि सब। चलो आगे बढ़ जाओ। E हर जगह कांस्टेंट है कर्व्ड सरफेस पे, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। cos 0 तो छोड़ो, 1 हो गया। DA का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल, पक्का ना बच्चों, मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, और ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, 2k लैम्डा अपॉन r, याद आया इनफाइनाइट वायर का। तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए है, क्यों, अगर ये फाइनाइट हो गया तो, ये फाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पे सेम रहेगी नहीं, अगर ये फाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, और हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है। ये कब हो सकता है, जब ये इनफाइनाइट है। तो बताओ गॉस थ्योरम केवल इनफाइनाइट के लिए ही लगाया जा सकता है, मतलब ऐसे ही सरफेस के लिए, फाइनाइट वायर के लिए नहीं लगा सकता। ट्रू की फॉल्स, फॉल्स लगा सबको सकते हैं,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम इसका यूज करते हैं, वो अलग बात है। गॉस थ्योरम हमेशा वैलिड है, लेकिन तो हम क्या करते हैं, यूज कब करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। हम यूज ये करते हैं, तो दिमाग में ऐसा बढ़ जाता है जैसे गॉस थ्योरम केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। नहीं, गॉस थ्योरम हम हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करते कब है, यूनिफॉर्म में, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, लेकिन कर सकते हैं कहीं पे भी। मेरी बात समझ में आई? यस। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक। ऐसे ही चलो देखना, ये सिंगल प्लेट है। सिंगल प्लेट किसमें होता है, कौन बताएगा? थिन कंडक्टर, थिक इंसुलेटर या थिन इंसुलेटर, तीनों में सिंगल प्लेट माना जाता है, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मानी जाती है, सिग्मा। जबकि दूसरा क्या हो सकता है, बोलो बच्चों, दूसरा एक और हो सकता है ना, क्या बोला था मैंने, भूल गए? थिक क्या, थिक कंडक्टर, केवल थिक कंडक्टर अलग माना जाएगा, दो प्लेट। तो ये तीनों हो जाएगा क्या, थिन थिन कंडक्टर, थिन इंसुलेटर, थिक इंसुलेटर। ये तीनों का यही है, याद रहेगा, ये तीनों का यही है बच्चों, यही है। और ये कौन सा है, यार कसम से थिक कंडक्टर। तो ये थिक कंडक्टर हो सकता है जिसमें दो सरफेसेस होंगे, हमेशा एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, और थिन में हमेशा एक सरफेस होगा, केवल एक सरफेस होता है, केवल एक सरफेस लेते हैं, केवल एक ही सरफेस लेके हम सॉल्व करते हैं, याद रखना है ना पहला। अब इसमें हम गॉसियन सरफेस फिर से ऐसा किसी जगह पे पूछा जाएगा कि कुछ दूरी पे, तो जहां पे पूछा गया वहां से पास करता गॉसियन सरफेस ऐसा ले लेते हैं। इस सिलेंडर, मैंने सिलेंडर लिया, तुम्हारी बुक में रेक्टेंगल भी लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा ही है। दस मिनट में कर रहा हूँ कॉल, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। हाँ बताओ। सही है, एक सरफेस एग्जैक्टली ऐसा ही एक और ले ले तो बहुत अजीब है भाई, ये उसमें नहीं होता, टैब में। दिक्कत ये कि अगर मैं केवल इसको यूज करता तो समझ में भी आता, टैब में नहीं होता, उसमें यूज करता हूँ। बहुत तंग कर रहा है, फिर से बनाना पड़ेगा, चलो फिर से बना देखते हैं। तो यहाँ पे कितने सरफेस आएंगे, एक फ्रंट पे आएगा ना, और एक बैक पे भी आएगा, इसलिए बना रहा था मैं, समझ गए? तो एक ये सरफेस, ठीक, बस हो गया। तो डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मैं तो डेरिवेशन पता नहीं क्यों करा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूरी था समझाना, बाकी तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। तो बताओ कौन बताएगा सीधा सा, बाय गॉस थ्योरम, सीधा बताओ, डायरेक्ट लिखो। हाँ। इसका एरिया अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी,
दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कि उधर होगी? उधर होगी कि इधर होगी? इधर ही ना। और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? ई ए 2 टाइम्स का cos 0 होगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई ए cos 0, ई ए cos 0 टू ए cos 0 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। कौन बताएगा चार्ज इनक्लोज? सिग्मा, एरिया तो वही है, अपॉन ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रटाया था मैंने? रटा। यहाँ बताओ, अब केवल अंतर क्या है? बस एक की जगह पे 2 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी ई ए, अरे बोलो, यहाँ पे भी ई ए, तो 2 ई ए cos 0 इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही ना, खत्म हो गया। 2 सिग्मा ए अपॉन, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन केवल एप्सिलॉन नॉट। यही ना। तो यहाँ पे 2, वहां पे सिग्मा अपॉन। तो मेरा केवल ये बताने का था कि कंडक्टर है तो 2, कंडक्टर है तो 2 सरफेस, कंडक्टर है तो 2 सरफेस। कौन सा? ठीक। अगर कुछ नहीं बोला, केवल कंडक्टर लिखा तो क्या लिखोगे? क्या मानोगे? ठीक मानोगे। ठीक नहीं मानोगे? थिन के लिए बोलेगा, बता था उस दिन, थिन बोलेगा तभी थिन मानोगे, नहीं तो थिक मानोगे। याद आएगा? अपनी बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसमें केवल कंडक्टर लिख दिया है, तो उसमें क्या मानेगा? ठीक। थिन लिखेगा तो थिक मानोगे। क्या इस सबको समझ में आता है? सरफेस हो गया, लाइन हो गया, सरफेस हो गया। वॉल्यूमेट्रिक देख लेते हैं। ये लो वॉल्यूमेट्रिक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, बोलो बच्चों। इसमें क्या क्या हो सकता है? स्फीयर और सिलेंडर और बॉल, है ना। स्फीयर, सिलेंडर एंड बॉल। तो स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक सिलिंड्रिकल ले लेते हैं। एक वॉल भी ले लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सही नहीं बना, देख लेना। तो यहां पे, यहां से अंदर किसी दूरी पे तुम्हें क्या चाहिए? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर किसी जगह पे पॉइंट पी पे, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहला काम तो ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए? यहां पे भी अंदर किसी पॉइंट पे पी पे चाहिए, या बाहर किसी पॉइंट क्यू पे चाहिए। यहां पे भी सरफेस, ये बीचों बीच है, उसे अंदर किसी पॉइंट पी पे चाहिए और बाहर किसी पॉइंट क्यू पे चाहिए। तो अंदर अगर चाहिए तो वहां से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस लोगे कि नहीं? यहां से पास करता हुआ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहा हूं मैं। क्यों ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होनी है ना। और यहाँ पे पास करता हुआ, जहां से पास कर रहा है वहां से पास करता हुआ क्या लेना है? प्लेन ले लेना है। क्या ले लेना है? प्लेन। क्यूब ले लेना है, इधर भी और उधर भी, सिमेट्रिक दोनों तरफ। यहां बताओ, तो यहां से पास करता हुआ अगर चाहिए, ये r डिस्टेंस पे ले लिया मैंने, मान लो। कौन बताएगा वहां से पास करता हुआ? तो फ्लक्स कौन बताएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? स्फीयर ही तो है अंदर, बोलो बच्चों। और cos 0 हो ही जाएगा क्योंकि एरिया लोगे इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी? उधर ही रहेगी। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। पक्का ना? इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज कितना इनक्लोज है? चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा मतलब चार्ज पर वॉल्यूम। तो सिग्मा, सॉरी, रो। तो रो इंटू ये वॉल्यूम ना, कितना? 4/3 अपॉन, बच्चों के भी कर देना। क्यों? मीडियम के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए? एक बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के आया था, उसकी रैंक 18,000 थी, उसको कुछ भी नहीं मिला यूपी में, और K2 दिया था तो आंसर 8 की जगह पे 4 आ रहा था।
समझ गए? आंसर 8 की जगह पे 4 आ रहा था, उसने ये आंसर निकाला, के नहीं लिखा और के से डिवाइड नहीं किया, तो आंसर 4 आ रहा था, उसने क्या लिख दिया 8 इंटीजर टाइप या कुछ ऐसा रहा होगा, जो भी मुझे याद नहीं है, क्या जो भी ऑब्जेक्टिव भी हो, और उसकी रैंक 8 आ जाती, यानी कितने नंबर बढ़ जाते? 5 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना? कॉलेज तो मिल ही जाता कुछ ना कुछ। देखा हुआ क्वेश्चन, मतलब चीजें हैं सब, है ना? तो देख लेना ये सब गलती, यहाँ पे गलती होती, क्यों हर बार हम बिना के क्या कर रहे हैं, तो एक ही जगह के यहीं पे करना है, अब वो दिमाग में आता नहीं है तो गड़बड़ जाता है। कर लोगे? सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? चलो सॉल्व करो, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, सब कट जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अंदर के लिए, वो भी अंदर कर लेते हैं, बाहर तो सिंपल है, बता देता हूं। अब इसको देखो, चलो बताओ, यहां पे कर्व सरफेस पे ही रहेगा फ्लक्स, फ्लैट सरफेस पे तो 0 हो जाएगा, तो बताओ फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम जल्दी, E इंटू 2 पाई आर एल, अगर लेंथ एल लिया तो, है कि नहीं बच्चों, इंटू कॉस 0 इक्वल टू, बोलो चार्ज इंक्लोज कौन बताएगा, सिग्मा मतलब रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम ना, वॉल्यूम तो यही होगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आया था ना, वहां पे क्या आएगा 2, तो आ जाएगा E इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला, बताओ रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, अंदर के लिए ये R लेस देन R के लिए, तो चलना पड़ता है, ये R लेस देन R के लिए, वहां पे देखो अंदर के लिए, यहां पे तुम क्या लिए, क्यूब लोगे ना दोनों साइड से, क्या लोगे, क्यूब, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम देख लेना, तो क्यूब लोगे तो फ्लैट सरफेस पे ही फ्लक्स होगा, बाकी सब पे तो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा E इंटू 2A, उधर का भी इंटू ए, इधर का भी इंटू ए, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, क्यूब है, क्या है क्यूब, तो लेंथ कितनी है, एरिया तो ए है, लेंथ कितनी है 2x, क्योंकि हम x डिस्टेंस पे ले रहे हैं यहाँ से, तो पीछे भी x डिस्टेंस पे लोगे ना, तो एरिया इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पक्का, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, e कितना आ गया इंटू रो तो हो गई, तो रो अपॉन रो x अपॉन केवल एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो, पेज भाग गया क्या, मैं देख लो, उधर ही फ्लैट सरफेस E इंटू ए, इधर फ्लैट सरफेस E इंटू ए, और सेंटर से कितना डिस्टेंस पे x इधर लिया, x इधर लिया, तो वॉल्यूम कितना है उस क्यूब में, एरिया इंटू 2x इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब रटना बहुत आसान है, रो आर अपॉन 3, रो आर अपॉन 2, रो अपॉन 1, रो आर अपॉन 1, सही है, 3 2 1 3 2 1, याद करना एकदम मुश्किल नहीं है ना। तो डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन बिना डेरिवेशन के नहीं आया, मतलब तुम्हें ये स्टेप नहीं पता तो तुम नहीं कर पाओगे, वेरिएबल दे दिया है, मान लो यही रो वेरी कर दे, तो इस डेरिवेशन के बगैर थोड़ी कर पाओगे, अगर रो वेरी करा दे, ज्यादा स्फीयर का आया, सिलेंडर और वो नहीं आया, ठीक है ना, आ सकता है, लेकिन तो अगर वो डेंसिटी को क्या करा दे, वेरी, अरे रो रहा है तू, बता दो तुम लोग, छोड़ना है क्या क्लास, सही है ना, खत्म कर देना इसको, हो ही गया खत्म, कुछ है नहीं, बस वेरिएबल एक बच गया मान लो, तो डेंसिटी में वेरी करा दूं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस 2r अपॉन, या 2r ही रख देते, चलो 2r रख देते, 1 माइनस डेंसिटी किसी जगह की, इसका मतलब डेंसिटी अलग जगह की अलग अलग है, अभी तक कहीं पे भी वॉल्यूम लोगे तो क्या होगा, सेम ही आता था, अब क्या है अलग अलग है, तो ऐसे में हम एक डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम नहीं कर सकते, फिर छोटी सी वहां की डेंसिटी इंटू वहां का वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम कभी भी किसी जगह का जब क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस तो पहले लोगे ही, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे कि रो इनटू वॉल्यूम, नहीं, अब एक छोटा सा रीजन लोगे, पतला सा हॉलो स्फीयर लोगे, क्या लोगे, स्फेरिकल सेल लोगे, फिर उस क्यों सेल लोगे, क्योंकि वो सेल
एक पर्टिकुलर रेडियस का होगा और ये इतना कम दूर है कि इनके बीच में डेंसिटी क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे ना। यस सर। तो वहां की डेंसिटी कितनी है, रो नॉट 1 माइनस 2r। वहां का वॉल्यूम कितना है, 4। वॉल्यूम बताओ, हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है ना, एरिया बेस इनटू हाइट। क्या तुम्हें पता है एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, बस एरिया बेस इनटू हाइट। अरे बोलो बोलो, प्रिज्म का कितना है, प्रिज्म एरिया बेस इनटू हाइट। अरे प्रिज्म का कितना है, एरिया बेस इनटू हाइट। ट्रायंगुलर बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगुलर बेस इनटू हाइट। समझे कि नहीं। और सिलेंडर कितना है, एरिया बेस इनटू हाइट। बस एरिया यहाँ पे स्क्वायर है और सर्किल है, कुछ समझ में आया। और कोन का कितना है, एरिया बेस इनटू हाइट का 1/3, चाहे वो कोन हो सर्कुलर बेस पे या प्रिज्म हो, नहीं पिरामिड हो, वो भी एरिया बेस इनटू हाइट है 1/3। यानी फॉर्मूला तो बस एक ही है, एरिया बेस इनटू हाइट। अगर एक जगह जाके मिल रहे हैं तो 1/3, और सिमिलर जैसा नीचे वैसा ऊपर है तो 1। मेरी बात समझ में। तो एक ही फॉर्मूला है। तो ये भी क्या है, अगर मैं इसको काट कूट के एकदम सरफेस से बना दूं तो एरिया बेस इनटू हाइट ही तो होगा। एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा उसको एकदम अगर खोल दूं तो एरिया कितना बनेगा, ये 4πr²। और हाइट कितना बनेगा, dr। अरे बोलो, एरिया कितना बनेगा, ये एरिया 4πr², और हाइट कितना बनेगा dr। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4πr² dr। होगा कि नहीं। हमेशा याद रख लेना, जैसे रिंग का 2πr इंटू थिकनेस, वैसे एरिया इंटू थिकनेस। समझ गए, तो हो गया। तो ये कितना है, डेंसिटी, एरिया कितना है 4πr² इंटू dr, वॉल्यूम हो गया। ये हो गया तुम्हारा dq उस छोटे से एलिमेंट का। लेकिन मुझे तो सेंटर से लेके r तक चाहिए ना बच्चों, यहां तक चाहिए ना। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। बोलो बच्चों, 0 to r क्या करोगे, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करोगे, इसी चीज का dq का कर लोगे, उससे तुम्हें चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और एक बार चार्ज इनक्लोज आ गया तो बाकी तो बाई गॉस थ्योरम तुम्हें पता ही है। बाई गॉस थ्योरम बोलो, स्फीयर है ना तो इलेक्ट्रिक इंटू 4πr² इंटू cos 0। इसमें कोई अंतर आएगा क्या, स्फीयर लिया है तुमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, एरिया 4πr² हो जाएगा, E डॉट डी इंटू cos थीटा करोगे तो यही आएगा ना। किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बताओ, यहां से आएगा ना, 0 से लेके r तक जो भी dq है वो रख दोगे, अपॉन कर लोगे। ऐसा कुछ भी आए तो ऐसा कर लोगे ना, बोलो बच्चों। अब इसमें कोई फंक्शन देके ऐसा बोल सकता है कि वो जगह बताओ जिसके आगे ये नहीं दिख रहा है फंक्शन, आराम से देखना। तो एक क्वेश्चन जैसे ऐसे बनता है कि मान लो रो की वैल्यू कुछ दे दे, रो नॉट k1 प्लस k2r प्लस और भी फंक्शन कुछ दे दे, ठीक है। और बोले कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k1 या k1 k2 या जो भी, E will be constant। सही है। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट याद है मुझे। तो ये दिया है तुम्हें रो, तुम वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, बोलो बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल लोगे तो कुछ भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस थ्योरम से निकालोगे ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी ना, सम कांस्टेंट टाइम्स कुछ वैल्यू आएगी ना, सम कांस्टेंट टाइम्स, फिर सम कांस्टेंट टाइम्स r या x, फिर सम कांस्टेंट टाइम्स 1/r या r², ऐसा कुछ बन सकता है ना। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल, कांस्टेंट टाइम्स कुछ और वेरिएबल, 1/r कुछ भी आए, आ सकता है ना, यानी वेरिएबल्स आ सकते हैं ना। ये कांस्टेंट कब होगा, हाँ जब ये 0 हो इक्वेशन 1 और ये 0 इक्वेशन 2। इस तरह से ये इक्वेशन बनवा के k1 k2 की वैल्यू निकलवा सकता है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये तो कांस्टेंट होना है, कांस्टेंट होने के लिए ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए 0, और ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए 0। ये 0 होगा तो k1 k2 में इक्वेशन बनेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा क्या दिया है और उससे सॉल्व करके k1 k2। समझे क्या। तो 2 इक्वेशन बनेंगे ना, 2 इक्वेशन मिलेंगे और 2 इक्वेशन से सॉल्व करके हम अपना आंसर निकालेंगे।
याद रहेगा एकदम। ये वैसे ही है जैसे तुम लोगों ने लिमिट में क्वेश्चन किया, लिमिट सर ने पढ़ा दिया ना, हाँ। इंटीग्रेशन पढ़ा दिया सर ने, इंटीग्रेशन सब लोगों ने पढ़ लिया। एक बार पूछा था तो किसी ने बोला, तुम बोल रहे थे ना, कौन बोला था कि डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएशन उनसे पढ़ा, इंटीग्रेशन नहीं खत्म हुआ। नहीं पता नहीं मुझे, या तो कन्फ्यूजन है। मुझे ये लोगों को पढ़वाना था, ये लोग बाहर बैठ गए उस समय ना, इसलिए दिक्कत हो गई। मुझे लग रहा था कि पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। जैसे तुम लोग लिमिट निकालते हो, लगाते हो, तो जैसे मैं कहूं कि साइन एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं बी एक्स स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है बस इतना, अपॉन एक्स क्यूब। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे एक्स टेंड्स टू 0 पे, इसके लिए ए और बी की क्या वैल्यू हो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, सेम क्वेश्चन है। लिमिट एग्जिस्ट करना और ये दोनों सेम क्वेश्चन है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि ये सॉल्व होने के बाद कांस्टेंट रह जाए, वेरिएबल ना बचे, यही ना। और ये कब होगा, जब सिंगल एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर और कांस्टेंट टर्म जब क्या हो जाए, 0। कुछ समझ में आया क्या बच्चों, यही होगा ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, चलो बना सकता हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस होता है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना। हाँ, तो ए एक्स, अब बताओ ये एग्जिस्ट करे, ए की क्या वैल्यू, सही है। तो ऐसा तुम लिखोगे जब साइन एक्स एक्सपेंशन, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई, होगा ना, माइनस ए एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये एग्जिस्ट करना चाहिए ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे, और ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाए और उससे कम पावर वाला ऊपर ना बचे, क्योंकि उससे कम पावर वाला ऊपर बच जाएगा तब तो ये कट के नीचे एक्स आएगा और एक्स रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड, सही ना। तो उसके लिए जो लीनियर पार्ट है वो 0 होना चाहिए, तभी तो एक्स क्यूब कट के बाकी बचेगा। तो लीनियर पार्ट 0 कब होगा, जब ये कितना हो, 1। समझ गए, जैसा लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं जब ये पढ़ाता हूं, जब भी तो ये दिमाग में मेरे आता है, तुम समझ गए ना। तो जैसे ये तो क्या बोल रहा है, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, एक इक्वेशन हो सकता है। एक और मान लो नीचे x5 देता, यहाँ पे x5, तो ऊपर x क्यूब का भी कोएफिशिएंट क्या होना पड़ता, 0 करना पड़ता, 2 इक्वेशन बन जाते। तो 2 अननोन क्वेश्चन मैं पूछ सकता था, अब ये क्या अननोन पूछा है, छोटा क्वेश्चन बनाया मैंने। मेरी बात समझ में, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे कि भाई ये कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट होने के लिए वेरिएबल पार्ट 0 हो जाए, या बोलते कि लीनियर हो तो फिर क्या होगा, तो स्क्वायर पार्ट 0 हो जाए। अरे बोलो, या बोले y इक्वल टू mx टाइप का हो, तो इसका मतलब कांस्टेंट भी 0 और ये भी 0। वो तो डिपेंड करेगा ना कुछ, वो तो मैथ्स है, तब तो नहीं बोल रहे हो गए। बाकी ग्राफ खिंचवाता है इसका ग्राफ खिंचवाता है, तो ग्राफ भाई वो कैसे दे देगा, ऐसा देके ग्राफ खिंचवा लेगा, कुछ भी दे दे, अंदर एक चार्ज दे दे, यहाँ पे सिग्मा चार्ज ऐसी दे दी, इसमें सिग्मा डैश माइनस में दे दे, इसमें खाली जगह छोड़ दिया प्लस सिग्मा दे दिए, सही है। हाँ सर, जी जी नमस्कार सर, जी जी बताइए। हाँ हाँ जी हो जाएगा। असल में रिटर्न पर आ रहा है, वो दिक्कत, रो रो रो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना उससे। तो अंदर कैसा है, एक सिंपल स्फीयर है, उससे बाहर का कुछ लेना देना नहीं। तो अंदर कैसा था, हम लोग कांस्टेंट रो के लिए लेते थे, तो कैसे लेते थे, स्ट्रेट लाइन लेते थे कि नहीं, बोलो बच्चों। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे लोगे तब क्या होगा, यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ के चार्ज, यहाँ का चार्ज माइनस यहाँ के चार्ज पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं। तो अंदर यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कैसा होगा जरा बताना। रो, ये कुछ ले लो, ये ए ले ले, क्या लिए क्या तुम लोगों ने ए, अच्छा बैठे हो क्या, कुछ किए नहीं, ठीक है। तो पूरा चलो चार्ज बताओ, रो इंटू 4/3 पाई आर पाई ए क्यूब, ये तो कोई दिक्कत नहीं अंदर का। अब उसके बाहर का बताओ, तो उसके बाहर का कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम है, कौन बताएगा कितना वॉल्यूम, वो माइनस है, रो डैश, कौन बताएगा उसका वॉल्यूम, 4/3 पाई, बोलो
आर क्यूब माइनस ए क्यूब, नहीं है क्या बच्चों? पर ये आर वेरिएबल है ना, तो आर क्यूब माइनस ए क्यूब, यही तो होगा ना। यानी ये माइनस में क्यूबिकल फंक्शन होगा। माइनस में क्या होगा? माइनस का मतलब क्यूबिकल का माइनस, यानी ये क्यूबिकल ऐसा होता है ना, तो उसका क्या होगा? कुछ माइनस टाइप्स का होगा ना। सुनाई दिया? कोई टफ, कोई दिक्कत?